आप नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम की एक ख़ास बात ये है कि ये अमृत महोत्सव की एक कड़ी है और अमृत महोत्सव जिसमें हम अपने हिंदुस्तान की आज़ादी के उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान और हमारा मुल्क भारत आज विकास की इस दर पर पहुंच गया है कि हम दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों से आंखें मिलाकर बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब अमृत महोत्सव की बात आती है तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि हमारे वो लोग जो अपनी जान गंवा कर हमारे मुल्क को आज़ाद कर गए, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। कहा यह गया है कि जो कौमें अपने पूर्वजों को, अपने बुज़ुर्गों को याद नहीं रखती, वो बहुत आगे तक नहीं जाया करती। लेकिन हमने ये सिलसिला बनाए रखा है और आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनका ताल्लुक़ न सिर्फ इतिहास, हिस्ट्री और तारीख़ से है, बल्कि हिंदुस्तान की उस तारीख़ पर भी, उस इतिहास पर भी उनकी नज़र गहरी है जहाँ से हमें हिंदुस्तान की आज़ादी के सोर्सेज मिलते हैं, जहाँ से हमें हिंदुस्तान की स्वाधीनता की बेसिक मालूमात होती हैं। तो दोस्तों, आइए ये शुरुआत करते हैं और अपने स्टूडियो में मौजूद राजीव लोचन साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हो। राजीव लोचन साहब की शख्सियत इस एतबार से बहुत ही अहम और मुनासिब है कि उनकी तारीख़ पर तो नज़र है ही, उसके साथ साथ आज के मौजूदा माहौल में हमारे इतिहास की क्या अहमियत है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ये भी बहुत अहम है। बिलखुसूस जनाब राजीव लोचन साहब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन पर उनकी गहरी नज़र है और आपकी कमोबेश 1.5 दर्जन किताबें आ चुकी हैं, बहुत से रिसर्च पेपर आपने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मुद्दों बहुत से अहम सेमिनारों में पढ़े हैं। तो इस एतबार से हम आज उनसे आज़ादी के उन बुज़ुर्गों, उन शहीदों पर बातचीत करेंगे। राजीव साहब, आपका स्टूडियो में इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम करते हैं। तो आप हमें बताइए कि ये जो शुरुआती दौर रहा आपका तारीख़ से जुड़ने का, इतिहास से जुड़ने का, ये कैसे रहा? मैं तो केवल क्यूरियस था कि भारत देश में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकूं। रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे दूसरे लोगों के लिए काम किया करता था, सो मैंने अपने खुद के लिए काम शुरू कर दिया और इतिहास पढ़ने लगा। तो इस तरह से जब इतिहास में अपनी खुद की मर्ज़ी से आया था तो मुझे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली जो कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखी हुई थी। टेक्स्ट बुक्स वाली हिस्ट्री तो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। स्कूल में कक्षा 8 के बाद हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी उन दिनों में, और मैं इतिहास का शुरुआती विद्यार्थी भी नहीं था। और मैंने अपनी रिसर्च भी एक सोशियोलॉजिस्ट के साथ की, ना कि एक हिस्टोरियन के साथ। तो पूरा का पूरा जो था ये कहिए सेल्फ एफर्ट के कारण मैं हिस्ट्री को स्टडी कर रहा था। और मैंने पाया कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट था कि वो हिस्ट्री में किताबों में जो लिखा होता है उसके अलावा भी कुछ जानकारी ले सके, पर वो जानकारी पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। वो जानकारी जैसे पुराने ज़माने में सत्य कथा करके आया करता था, तो मुझे लगा कि इतिहास भी सत्य कथा ही होनी चाहिए। इतिहास में हम किंवदंतियों को नहीं बता सकते, हमें अलग अलग स्रोतों का इस्तेमाल करके जो सच बिल्कुल कहानी है, जो साइंटिफिकली करेक्ट है, वो चीज़ हमें लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बात कही, साइंटिफिकली करेक्ट है, और हम इस बात को भूल जाते हैं कि इतिहास में जो हो चुका है वो हो चुका है। आप उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते। अगर बदलाव करेंगे तो हमारी नीयत पर उसका शक जाता है। देखा ही जा रहा है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, आपका संबंध पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से, और आप वहाँ प्रोफेसर हैं। तो जाहिर है एक उस्ताद की हैसियत से, एक अध्यापक की हैसियत से, जब आज के माहौल में आप बच्चों को पढ़ाते हैं और उनसे हिस्ट्री के साथ जब उनसे रिलेट करते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या बदलाव देखने को मिलता है? जो सबसे बड़ा बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में, करीब 10-12 सालों में, वो ये है कि हमें इतिहास के बारे में बहुत सारे ओरिजिनल सोर्सेज मिलना शुरू हो गए। चाहे वो किंवदंतियाँ हों, चाहे वो गाने हों, चाहे वो किताबें हों, बड़े सारे इंटरनेट रिसोर्सेज आ गए। और साथ ही साथ जो वर्तमान सरकार आई, इस सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर प्रेशर डाला कि जितनी भी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में हुई है PhD लेवल पे, वो सारी की सारी रिसर्च पब्लिक डोमेन में डाल दी जाए। शोध गंगा करके एक साइट बनाई गई।
तो मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहता हूं कि भाई यदि तुम्हारे पास दुनिया की सारी जानकारी अब उपलब्ध है तो पढ़ते क्यों नहीं हो? इस इंतज़ार में मत रहो कि कोई टीचर बताएगा, इस भरोसे मत रहो कि जो टीचर है वो व्याख्या करके बताएगा। आप स्वयं कोशिश करें और अपने विवेक के अनुसार जो समझ में आता है सो आप वो अपना अंदाज़ा लगाइए कि इतिहास में क्या हुआ था। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी आप बात कहते हैं उसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, वो एविडेंस साइंटिफिकली एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि साइंस का यूनिवर्सल रोल है दुनिया में। और साइंस किसी भी विषय में आप बात करिएगा, साइंस ज़रूरी होता है कि वो साइंटिफिकली एक्यूरेट हो। तो मैं अपने छात्रों को जो भी अपने थोड़े से विचार देता हूँ उसके साथ साथ मैं उनको ये भी कहता हूँ कि आप ये सारे के सारे ओरिजिनल सोर्सेज को भी पढ़ सकते हैं। अब भगत सिंह के बारे में ही हमारे को पिछले 7-8 सालों में भगत सिंह के परिवार ने भगत सिंह आर्काइव्स बना के दिया। भगत सिंह आर्काइव्स बन गया, इंटरनेट पे अवेलेबल हो गया, फ्रीली अवेलेबल हो गया। तो हमें भगत सिंह ने जितना भी लेख लिखे थे वो सारे मिलने लगे। भगत सिंह से संबंधित फोटोज मिलने लगी, जो हमारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थे, HRA, HSRA, इनके बारे में जानकारी मिलने लगी। जैसे HRA के बारे में था कि हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी आर्मी, हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी आर्मी जो बन रही थी सन 24 में, वो इसलिए बन रही थी क्योंकि लोग बड़े दुखी थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खत्म हो जाने से। गांधी जी ने उसको अपने आप ही एक दिन मूवमेंट को वापस ले लिया था और कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी। कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी इसमें दो पक्ष हो गए। एक पक्ष था जो गांधी के साथ खड़ा था और एक पक्ष था जो विपक्ष में था, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास वगैरह थे। इन सब लोगों के बारे में ये मान्यता थी कि ये बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं। पर जब हम डिटेल्स में जाने लगे तो पता चला कि वो जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाई थे, जब वो समस्या में पड़ते थे तो उन्हें अपनी हथियार छुपाने की ज़रूरत पड़ती थी, उनके ऊपर कोर्ट केस हो जाते थे, उन कोर्ट केसेस से बचने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास वगैरह थे, जो कि इतिहास की किताबों में जिनके बारे में लिखा जाता है कि ये कंजर्वेटिव लोग थे, ये लोग आगे बढ़ के उनकी मदद किया करते थे। जो कांग्रेस का मेन स्ट्रीम था वो नहीं करता। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक ये किंवदंती है, ये कहा जाता है कि भगत सिंह पर आपका काम है, बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है और बहुत से लोग इस पर और भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप चूँकि जिस पस मंज़र से, जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें भगत सिंह के ऊपर आपकी बहुत मालूमात है। कहा यह जाता है भगत सिंह को पर जिस वक्त केसेस चल रहे थे या जिस वक्त उन पर सुनवाई हो रही थी ब्रिटिश कोर्ट में, तो अगर चाहते तो हिंदुस्तान के उस वक्त के जो असरदार लोग थे भगत सिंह को बचा सकते थे और किसी तरह से उनको जिंदा रखा जा सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ। इस सिलसिले में ज़रा सा आप असल में असरदार लोगों की बात यहाँ नहीं थी, यहाँ बात केवल गांधी जी की थी। हुआ ये कि जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई तो फांसी होने वाली थी, उसी के कुछ हफ्तों पहले गांधी जी की वाइसरॉय के साथ एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में गांधी जी का बड़ा साफ था कि हम वाइसरॉय के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि एक नया मूवमेंट शुरू होने वाला था देश में। वैसे ही लोग बहुत विचलित थे और ये 3 लड़के थे जिनकी बड़ी लाइक पब्लिसिटी हो चुकी थी। लोगों के मन में ये था कि भाई किसी तरह से इनको यदि बचा लिया जाए, में यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव था पर। तो ये तीनों के तीनों थे और उनकी हैंगिंग की डेट आ गई थी और गांधी जी वाइसरॉय से मिलने जाने वाले थे और वाइसरॉय के साथ नेगोशिएशंस होने थे इफेक्टिवली कि हम थोड़ा सा हम देते हैं, थोड़ा सा आप दें, थोड़ा सा हम झुकते हैं, थोड़ा सा आप झुके। बिल्कुल इसी मोड में सारा नेगोशिएशन था और गांधी जी के बारे में वाइसरॉय का ओपिनियन बहुत ही अच्छा हुआ करता था। तो लोगों की आशा ये थी कि भाई हो सकता है कि गांधी जी यदि कुछ बोले तो अच्छा निकल के। जब मीटिंग खत्म होती है तो मीटिंग में जो गुफ्तगू होती है वाइसरॉय और गांधी के बीच में, गांधी जी इसको अपने अखबार में पब्लिश करते हैं। उस पर वो लिखते हैं कि मैंने वाइसरॉय से कहा कि देखिए भगत सिंह को आपने मौत की सज़ा सुनाई है, मैं मौत की सज़ा के खिलाफ हूँ। भगत सिंह ने जो किया वो अपने ख्याल से ठीक था, इसीलिए वो कर रहा था। मुझे लगता है कि चूंकि मौत की सज़ा खराब होती है इसीलिए आप इसकी मौत की सज़ा को माफ़ करते हैं, क्योंकि कोर्ट तो अपना सारा डिसीजन दे चुके थे। पर गांधी जी ने यह भी कहा, मैं आपकी आत्मा को
एड्रेस करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी आत्मा में सोचें, आप अपने दिल में सोचें कि आपको सही क्या लगता है वो करने को। उसके कुछ दिनों के बाद गांधी जी ने अपने अखबार में वाइसरॉय का जो जवाब आया था वो भी पब्लिश किया, जिसमें वाइसरॉय ने कहा जी मेरे दिल में तो लगता है जो सही है, मैं कानून का आदमी हूँ, कानून के हिसाब से तो इन तीनों लड़कों को मौत की सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कई चीज़ें इस तरह की होती हैं कि हमें सोसाइटी में एक गलत तरह के का प्रचार हो जाता है और फिर उसी लाइन पर लोग जाने लगते हैं। और आज के माहौल में वैसे भी चूँकि पढ़ने का काम बहुत कम हो गया है, सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा प्रभावी असर ले लिया है कि लोगों को वही देखना है, चाहे सच हो या झूठ हो। इसलिए आप लोगों की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा अहमियत हो जाती है आप लोगों की। मैं भगत सिंह के ताल्लुक़ से राजगुरु और सुखदेव की डॉक्टर साहब जब बात करता हूँ या उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों का व्यक्तित्व भी आज़ादी की लड़ाई में कम नहीं रहा, लेकिन भगत सिंह की शैडो ने उनको अपने ज़ेर असर ले लिया। जबकि मेरा ख़्याल है कि राजगुरु और सुखदेव भी उसी शिद्दत और उसी तेज़ी के साथ बराबर पैरेलल उनका जिक्र होना चाहिए। इस बारे में ज़रा सा आप रोशनी देखिए, थोड़ा सा तो आप ये भी ख्याल रखिए कि राजगुरु और सुखदेव थापर की फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास नहीं, और जो फ़ोटोग्राफ्स है वो या तो जेल वाली है या वो जो पासपोर्ट के लिए जैसी फ़ोटोग्राफ नहीं बनाई जाती उस तरह की है। भगत सिंह हमारे लिए एक फ़ोटोग्राफ छोड़ गए। भगत सिंह ने कनॉट प्लेस में जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने जा रहे थे, उसके पिछली वाली शाम को कनॉट प्लेस में वो इस फोटोग्राफर के दुकान पे गए और उन्होंने अपनी टोपी वाली फ़ोटो खिंचवाई। ये टोपी वाली फ़ोटो ही वो फ़ोटो थी। जब ये एपिसोड हो जाता है तो वो फोटोग्राफर ने ये टोपी वाली फ़ोटो पुलिस को थमाई और कहा कि जी ये लड़के थे जो कि हमारे पास आए थे। तो एक तो थोड़ा सा वो विजुअली भगत सिंह का बड़ा प्लीजिंग सा लुकआउट वहाँ पे है। भगत सिंह की और भी फोटोज़ हैं, पर वो फोटोज़ तो हमें आज जाके मिली जब इतिहासकारों ने उनके बारे में खोज करनी शुरू की। जो पब्लिक फ़ोटो है वो तो वही टोपी पहने हुए कि फेल्ट हैट लगाए हुए हैं और यानी दिखने में बहुत खूबसूरत युवक है, लोगों के दिल पे छा जाता है। साथ ही साथ भगत सिंह का ये भी था कि भगत सिंह लिखते बहुत थे। राजगुरु और सुखदेव ने नहीं लिखा। आप कविताएं करते हैं, आप लिखते हैं, आपको मालूम है जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपसे वाकिफ होंगे। भगत सिंह की जो राइटिंग्स हैं, भगत सिंह की राइटिंग्स 15 साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं पब्लिक में। हाँ, 23 साल में तो उनका सब कुछ हो गया तो 15 साल की उम्र में ही उनको प्राइजेस मिलना शुरू हो जाती लिखने के लिए। वो अखबारों में लिखते हैं, मैगजीन्स में लिखते हैं। अदरवाइज इनके ग्रुप में एचआरए में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और बाद में जब 1928 में, सितंबर 1928 में जब एचआरए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एचआरए के जो लड़के थे वो सारे के सारे काकोरी कांड में गिरफ्तार हो जाते हैं और उनको बड़ी सख्त सजाएं होती हैं। तो एक जो साइड लाइन में खड़ा हुआ लड़का था चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि अभी तक एक सेकेंड लेवल पे ऑपरेट किया करता था। चंद्रशेखर आज़ाद कहता है कि भाई हमें फिर से अपने आप को संगठित करना चाहिए और एक नया संगठन बनाना चाहिए। इस नए संगठन के नाम पे करीब 30 लड़के लड़कियां फिरोज शाह कोटला के मैदान में इकट्ठा होते हैं। फिरोज शाह कोटला का मैदान खुला सा मैदान है, वो पटा हुआ मैदान तो अभी पिछले कुछ सालों में बना, उसके पहले तो खुला सा मैदान हुआ करता था। तो वहाँ वो इकट्ठे होते हैं सितंबर 1928 को, और वो कहते हैं कि हम अपने आप को एक नए संगठन के तौर पे बनाना चाहते हैं। और इस बार जब संगठन बनता है तो बात ये आती है कि भाई हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। और उद्देश्य के लिहाज से बड़े सारे लड़के कहते हैं, उनमें भगत सिंह भी एक हैं, कि ये जो हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये बेमानी है, इनमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो पब्लिक में हमारा ओपिनियन है, पब्लिक मानती है कि हमारा काम है पुलिस वालों को मारना और पुलिस वाले इसीलिए हमें मार देते हैं। हमारा काम है डकैतियाँ करना और इसीलिए हम पकड़ लिए जाते हैं और हमें सजाएं हो जाती है। तो इससे तो कोई रेवोल्यूशन आने वाला नहीं, देश में बदलाव नहीं आएगा। हमें जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा, हमें जो साधारण समाज है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा और हमें साधारण समाज की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सितंबर 1928 में चर्चा होती है उसमें पूरा का पूरा जो वैदांतिक कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, वो उसको पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लेते हैं।
और उसको अडॉप्ट करने के साथ वो कहते हैं कि इसमें हम एक और शब्द जोड़ देते हैं, सोशलिस्ट। चंद्रशेखर आज़ाद अभी मीटिंग में नहीं आए हैं। चंद्रशेखर अपने आप को चंद्रशेखर तिवारी हुआ करते थे, वो अपने आप को अब आज़ाद बोलते हैं। उन्होंने अपना ब्राह्मणत्व तो पूरी तरह से कोने पे रख दिया है और वो सब लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और बड़ी तेजी से लीडर का रोल अपनाते हैं। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर ये दो बड़े लीडर एमर्ज कर रहे हैं इस वक्त। ऑपरेशनल कामों के लिए, लॉजिस्टिक्स के कामों के लिए सुखदेव है, राजगुरु है जो कि जनरल काम में पार्टिसिपेट करने वाला है, और इसके अलावा टोटल संख्या जो लड़के लड़कियों की है वो करीब 50 है। इसमें से 35 यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मैदान में। चंद्रशेखर आज़ाद इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ एक वारंट निकला हुआ है, काकोरी कांड, जिसमें कि बड़े सारे लोगों को सजा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला वगैरह को सजा हुई। इन सब लोगों के साथ एक जो बड़ी बात है वो ये कि सारे के सारे हमारे को बहुत सारी राइटिंग्स छोड़ के जाते हैं। कुछ राइटिंग्स है जो उसी समय करते हैं, कुछ राइटिंग्स ये जेल जाने के बाद करते हैं, और कुछ राइटिंग्स ये स्वतंत्रता के बाद में जब ये अपनी साधारण जिंदगी जी रहे हैं, गृहस्थ वाली जिंदगी, उस वक्त कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जब हम इनको हिस्टोरिकली समझना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी वॉइसेस अवेलेबल हैं, बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, और हम अपना तय कर सकते हैं कि भाई इसमें से क्या सच था, क्या अतिशयोक्ति थी, कहाँ कौन अपने रोल को कम कर रहा है। अब आपका सवाल का जो अंतिम छोर था वो था कि सुखदेव और राजगुरु के बारे में इतनी चर्चा क्यों नहीं होती। राजगुरु के बारे में इतनी चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि राजगुरु बहुत ज्यादा कुछ लिखते बोलते नहीं है। सुखदेव के बारे में जो चर्चा नहीं होती वो बड़े विशेष कारण है उसका। और ये मैंने जो पुलिस के रिकॉर्ड्स है उसमें देखा हुआ है। सुखदेव जब गिरफ्तार होते हैं कि भगत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और उन लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया। वो एक माइनर सा ऑफेंस है, उसमें ये इन लोगों को मौका मिल जाता अपने पक्ष रखने का कि हम जी बहरी सरकार के कान खोलना चाहते हैं, और सरकार को मौका मिल जाता है ये कहने का कि जी ये कोई तरीका नहीं है। कांग्रेसियों को मौका मिल जाता है, जो गांधीवादी कांग्रेसी, उनको मौका मिल जाता है ये कहने का कि जी ऐसी हरकत आपको नहीं करनी चाहिए। चित्तरंजन दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, ये कहते हैं कि इन लड़कों ने बिल्कुल सही काम किया है, और वो इनकी मदद के लिए अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस पूरे कांड के बाद सुखदेव थापर की गिरफ्तारी होती है। सुखदेव थापर एक डकैती के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाते हैं। इनके मन में एक एल्ट्रुइज्म तो था ना कि हम समाज के लिए भला करें, उसके लिए रास्ता जो चुन रहे थे, वो जो उन्हें ठीक लग रहा था वो रास्ता चुन रहे थे। बहरहाल सुखदेव गिरफ्तार हो जाते हैं, सुखदेव को आगरा जेल में रखा जाता है। आगरा जेल में कुछ समय के बाद कहा जाता है कि जी सुखदेव थापर को यहाँ से बदल के ना आगे दूसरे जेल में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फैल सकती। जब सुखदेव थापर को दूसरे जेल में भेजा जाता है तो यहाँ जब उनकी कोठी की तलाशी होती है तो सुखदेव थापर की एक डायरी मिलती है। सुखदेव थापर ने अपनी डायरी में पूरा लिखा हुआ है कि हमने फिर लाहौर में सॉर्डर्स को गोली मारी, हमने इस तरह से अपना प्लान बनाया, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सिलसिला है। पुलिस वाले वो डायरी लेकर उनको दिखाते, कहते भाई साहब अब आप हमें बताइए कहाँ का ये सब हुआ था। एट द इंटायर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कोलैप्सेस। अब 1930-31 वाले पीरियड में जो जज है, जब उसके पास ये सब एविडेंस आता है तो जज कहता है जी इन लोगों को 302 में सजा नहीं होती है, इनको सजा होती है 123 में। तो इसीलिए बार बार एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि जी भगत सिंह को मौत की सजा गलत दी गई। पर जो जज है वो कहता है कि जी आप लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, हम उस कॉन्स्पिरेसी के कारण हम आपको सजा दे रहे हैं। इस तरह के बहुत से फैक्ट्स और भी हमारे जो स्वाधीनता संग्रामी रहे हैं कुछ ना कुछ रहे, क्योंकि उस ज़माने में जितनी भी एजेंसीज काम कर रही थी, एजेंसी से मेरी मुराद है अलग अलग ग्रुप जो आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, चाहे चंद्रशेखर का हो, चाहे ये भगत सिंह वाला हो, या और दूसरे अपने रीजनल इलाकों में जो काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सबके अंदर जज्बा तो सिर्फ एक था कि हम किसी तरह से अंग्रेज़ों की परेशानी और इनके दबाव से मुक्त हो जाएं, और उसी के तहत हम एकदम से स्वतंत्रता चाहते हैं। हम कांग्रेस का जो रास्ता था कि हम रुक के इंतजार करेंगे, हम इंतजार नहीं करना चाहते। पर उसका एक नतीजा ये होता है 1932-33 तक ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये बाय एंड लार्ज खत्म हो जाता है। सारे के सारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, जिनको फांसी दी जानी थी वो हो जाती, कुछ लोग अंडमान भेज दिए जाते हैं, बाकी सारे लोग यहाँ वहाँ जेलों में रहते हैं। तो 1937 तक रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ बहुत ज़्यादा ओपिनियन बनना शुरू हो गया था। 1958-59 में चूंकि कुछ लोगों को तो अभी भी याद था कि इन सब लोगों ने क्या क्या काम किया और कितना हीरोइक काम किया है।
तो 1950s में फिल्में बनना शुरू होती हैं और उन फिल्मों में भगत सिंह पे फिल्म बनती है, राजगुरु पे फिल्म बनती है, सुखदेव थापर की एक्टिविटीज़ पे फिल्म बनती है, अशफाक उल्लाह खान की एक्टिविटीज़ पे फिल्म बनती है। 2021 तक 7 ऐसी फिल्में बनी थी। इन 7 फिल्मों में केवल एक फिल्म चली, वो जिसे हम याद रखते हैं। डॉक्टर साहब, असल में देखिए, हर ज़माने में मेरा ख्याल है इससे पहले की जो तारीख़ें रही होंगी उसमें भी इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, लेकिन इतनी बारीकी से और इतनी दूरबीनी के साथ लोग नहीं जानते, नहीं समझते। ज़ाहिर है मोटे मोटे जो वाक़यात होते हैं और जो सामने होने वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा लोगों पर को मालूम होती हैं और उसी के साथ अपनी एक जो राय है वो कायम कर लेते हैं। आप डॉक्टर साहब चूँकि एक हिस्टोरियन की तरह से, एक रिसर्चर के तौर पर आपकी ये मालूमात हैं, आपकी ये जानकारियां हैं, आज की ज़रूरत के तौर पर अगर हम इन लोगों के सामने इनके ये पहलू लाएं तो मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से नज़रिए बदलेंगे और हमारी जो एक फ़िक्स सोच है उसमें कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ तरीके से कुछ नए दायरे ऐसे आएंगे कि जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि नए पर्सपेक्टिव में, नए माहौल में, जबकि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट हिस्ट्री और तारीख़ जैसी यानी सब्जेक्ट से घबराने लगे हैं और अवॉइड करने लगे हैं, और ज़ाहिर है सिर्फ हिस्ट्री नहीं, लिटरेचर हमारे यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। उस माहौल में हम अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करें कि साहब ये होना चाहिए, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको आपके पहले वाले सवाल के ऊपर ले जाता हूँ। आपने पूछा था कि आप इतिहास कैसे करते रहे। मैं इतिहास में जैसे ही मैंने कदम रखा उसके बाद मैंने इतिहास को छोड़ा नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। फेसबुक पे मैं एक पेज चलाता हूँ इंडिया हिस्ट्री करके, जिसमें कि 37,000 लोग आते हैं हिस्ट्री की जानकारी लेने के लिए। मुझे लगता है कि हिस्ट्री समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टेक्स्ट बुक वाली हिस्ट्री ना पढ़ें, और शायद मैं हिस्ट्री में इसलिए बना रहा क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक वाली हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी। तो मैं अपने साथ के बाकी समाज को भी यही बोलूँगा कि भाई आज की समय में आपके पास इतिहास की जो ओरिजिनल जानकारी है वो सारी की सारी उपलब्ध है। आप इतिहासकारों के चक्कर में ना पड़ें, आप अपने ही आप वो सारी चीज़ें पढ़ें और अपने ख्याल से, अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप तय करें कि उस समय में, जिस समय की आप जानकारी चाहते हैं, उस समय में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये ज़रूर ध्यान रखें कि इतिहास में कई आवाज़ें आती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल लाइन है, हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। पर अपने पर्सपेक्टिव से देखने का मतलब ये नहीं कि इतिहास नॉन साइंटिफिक हो जाता है, क्योंकि जो बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह का जज्बा उबल रहा है उस समय, वो तो बहुत ज़रूरी है ना। हमें ये समझना कि ये जो यूथ थे, ये लड़के थे, सबसे इसमें जो उम्र में बड़ा था वो राम प्रसाद बिस्मिल था, 30 साल का। बाकी सारे के सारे तो 20, 21, 22 वाले लड़के थे। यदि हम बंगाल की चर्चा करें तो वहाँ तो 12-13 साल के लड़के लड़कियाँ शामिल थे। तो इन सबके दिल में कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि हमारे देश के साथ, हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा धक्का हो रहा है और हम इसे सुधारना चाहते हैं, हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं, हम लोगों को एक आवाज़ देना चाहते हैं। अब इनके पास वो रास्ता नहीं था, तो जो गांधी का कहना कि जी या आर्म्ड स्ट्रगल से आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे लगता है वो बात बिल्कुल सही थी। मैं गांधी के खिलाफ नहीं इसमें बोलता, क्योंकि आज कुछ समय पहले एक एरिका चेनोवेथ करके हैं अमेरिका में पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने बड़े सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को स्टडी किया। ये जो इंटरनेट पे जानकारी मिलने लगी, इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि आपको पूरी दुनिया की जानकारी इकट्ठी होने लगी। उन्होंने 20वीं सदी के मूवमेंट्स को स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने कहा यदि आपका मूवमेंट नॉन वायलेंट है तो आपके मूवमेंट के सक्सेस के चांसेस 75% होते हैं कि आप अपने ओपोनेंट को समझा सकते हैं कि आपकी बात सही है। यदि आपका मूवमेंट मिलिटेंट है, आपके सक्सेस के चांसेस केवल 25% होते हैं। और यदि आपका मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट हो जाता, आपके मूवमेंट के सक्सेस के चांसेस केवल 5% होते हैं। तो वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, वायलेंस को दमित करना बहुत आसान होता है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को दमित करना लगभग असंभव होता है। आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा जिस तरह से आजकल बदलाव हो रहे हैं। जहां भी किसी ने थोड़ी सी वायलेंस करने की कोशिश की, राज्य व्यवस्था उसको एकदम से दबा देती, बाकी समाज उससे बदल जाता है, विमुख हो जाता है। शायद गांधी जी ने इसीलिए नॉन वायलेंस को अपनाया। आपने उस पर्सपेक्टिव में फरमाया कि 75% सक्सेस के चांसेस होते हैं, तो 75-75% कम नहीं होता।
और जाहिर है ये एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसा नमूना है कि लोगों की हमदर्दियाँ आपके साथ जुड़ती हैं। और जब बग़ैर किसी तशद्दुद के, बग़ैर किसी मारामारी के आप अपने झंडे को लेकर आगे चलते हैं तो लोगों को ये मालूम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी समझता है कि भाई जब ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, कोई किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे हैं, कोई मारा मारी नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको जाने दिया जाए, मान ली जाए और इनकी बात को सुना जाए। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, आपने भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव के बारे में बहुत शानदार बातें कही। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो आज़ादी के बाद का जो माहौल रहा और जो आप ने फरमाया कि भगत सिंह पर 6-7 फिल्में बनी, भगत सिंह या उनके साथियों पर मुख्तलिफ उससे में जाके 6-7 फिल्में बनी, लेकिन चली सिर्फ एक। तो ये सिर्फ एक फिल्म के चलने के पीछे क्या कोई ख़ास वजह थी, या ये कि जो हमारे देखने वाले थे वो सिर्फ भगत सिंह के ही बारे में मोटी मोटी बातें जानकर उन्हीं के काम को समझना या देखना चाहते? देखिए, भगत सिंह के बारे में जो 1959 में फिल्म बनी वो तो डूब गई। हाँ, उसके बाद जो फिल्म बनी वो भी नहीं चली। जो तीसरी फिल्म बनती है जिसे हम शहीद के नाम से जानते हैं, वो फिल्म चलती है। मेरे ख्याल से केवल इसलिए चलती क्योंकि उसमें गाने बहुत अच्छे हैं, क्योंकि स्टोरी तो मोटे तौर पे सबकी एक ही जैसी थी। और शहीद में आप एक और चीज़ गौर करिए, लव स्टोरी नहीं डाली गई। बाकी सब फिल्मों में थोड़ी सी लव स्टोरी है। शहीद की जो फिल्म की जो स्टोरी थी वो बड़ी साफ़ सुथरी स्टोरी थी, सीधी सरल समझने वाली स्टोरी थी। उसमें बैकग्राउंड दिया जाता है कि कैसे ये रेवोल्यूशनरीज, जो पेजेंट स्ट्रगल हो रहा है पंजाब है, वहाँ से उभरते हैं, किस तरह से ये समाज के हर ग्रुप को साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से जब अंत में इनको समझ में आता है कि सरकार हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रही, तो ये सरकार के ऊपर विशेष प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। आपस में इनके शक है एक दूसरे के ऊपर, तो वो पूरा एक एपिसोड जिसमें कि वो कैंडल के ऊपर हाथ रखते हैं कि देखो जी मैं कितने मजबूती से आपके साथ खड़ा हूँ। वो सब एपिसोड्स हैं जो कि दर्शकों के मन में आ जाते हैं। ये तो फिल्म क्रिटिक्स ही ज़्यादा बता सकते, मैं तो केवल दर्शक के तौर पे बोल रहा हूँ। नहीं, वो उस पर थोड़ा सा ये जानना कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, हमारे 7-8 जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन पर फिल्म बन रही है, तो एक ही क्यों चल रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस लाइन पर जाकर भी हमें सोचना पड़ेगा और इस तरह की और फिल्में बनाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। चूँकि एक ऐसा माध्यम है मीडिया का ये कि जिसका असर लोगों पर डायरेक्ट और सीधा होता है। डॉक्टर राजीव लोचन साहब, जिनका ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी के तारीख़ के हिस्ट्री के डिपार्टमेंट से, बहुत उम्दा बहुत अच्छी बातें उन्होंने आज कही। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आखिर में चलते चलते मैं 4 मिसरों पर, 4 लाइनों पर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि कुछ नए भेद नए राज दिया करते हैं, कुछ नए भेद नए राज दिया करते हैं, कुछ नए राग नए साज दिया करते हैं, सुनने वाला ही न सुन पाए तो वो बात अलग, वरना सन्नाटे भी आवाज़ दिया करते हैं। इसलिए दोस्तों, सन्नाटों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। सन्नाटे आवाज़ देते हैं, और जब सन्नाटे आवाज़ देते हैं तो उनकी आवाज़ से हमें मतलब भी मिलते हैं, हमें इतिहास भी मिलता है, हमें तारीख़ भी मिलती है, हमारा लिटरेचर भी उन्हीं सन्नाटों से तैयार होता है, और हमारी बेहतरीन और उम्दा किस्म का साहित्य भी उन्हीं सन्नाटों से तैयार होता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे ये अपना कीमती वक्त शेयर किया और हमारे देखने वालों को, हमारे नाज़रीन को, हमारे सुनने वालों को इतनी बेहतरीन और उम्दा मालूमात से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया।